Hello everyone. So we are studying wave optics and wave optics में जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा वो था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी YDSE एक्सपेरिमेंट। ठीक है, YDSE एक्सपेरिमेंट बेसिकली परफॉर्म किया गया था किस लिए बच्चों? क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए। और इंटरफेरेंस पैटर्न का ऑब्टेन होना इस बात का अपने आप में प्रूफ होता है कि वेव लाइट जो है वो वेव का नेचर है, बिकॉज ओनली वेव के साथ ही क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। तो चूंकि हमने लाइट के साथ इंटरफेरेंस को प्रूफ किया, यानी थॉमस यंग ने लाइट के साथ क्या किया, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन किया। तो इस तरीके से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, वेव का नेचर है। आ गई मेरी बात समझ में? तो हमने देखा कि कैसे उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और कैसे वहां पर फ्रिंजेस बन रहे थे। तो फ्रिंजेस जो थे वो दो प्रकार के थे बेटे, है ना। डार्क फ्रिंजेस थे और ब्राइट फ्रिंजेस थे। डार्क मतलब क्या होता है बेटा, जीरो इंटेंसिटी यानी मिनिमम इंटेंसिटी। और ब्राइट फ्रिंजेस मतलब क्या होता है, ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब होता है क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, यानी ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, वहां पर क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और जहां पर डार्क फ्रिंजेस बन रहा है वहां पर क्या होता है, मिनिमम इंटेंसिटी होता है, मिनिमम फॉर्म होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर। फिर हमने क्या देखा बेटा, किसी भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड के बीच में यानी ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में देखूं, या फिर किसी भी टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में यानी डार्क बैंड्स के बीच में देखूं, दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कांस्टेंट है और वो आता था लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और इस चीज को हमने, क्योंकि ये एक यूनिक टर्म है तो इसको हमने एक यूनिक नाम दिया और इसको कहते हैं बेटा फ्रिंज विड्थ। तो हमने फ्रिंज विड्थ को कैसे डिफाइन किया बेटा, दी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क बैंड्स, है ना, एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटे। हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में फ्रिंज विड्थ और ये हमने डिनोट किया था बीटा से, और ये हमारा आया बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, है ना, क्या आया, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। आ गई मेरी बात समझ में आपको? इतनी कहानी तो अच्छे से समझ में आ गई। अब हम आज क्या देखेंगे बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्रिंज विड्थ है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ। तो बेटे यहाँ डायग्राम से ही मतलब ये एक्सप्रेशन से ही बहुत अच्छे से क्लियर पता चल रहा है कि बीटा यानी फ्रिंज विड्थ किस किस टर्म पर डिपेंड कर रहा है। तो तीन तो क्लियर टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, लैम्डा, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। तो पहला फैक्टर हम क्या ले ले बेटा, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो फर्स्ट फैक्टर इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके, लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आपको दिख रहा है बेटे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द wavelength of light used। ठीक है, जो भी लाइट आप यूज कर रहे हो उसका जो वेवलेंथ होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जिसका, है ना, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा यानी वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा आएगा। इस हिसाब से बेटा अगर मैं वॉयलेट कलर यूज करूं
तो उसका जो फ्रिंज विड्थ आएगा वो क्या आएगा बेटे, कम आएगा। रेड कलर यूज करूंगा तो उसका फ्रिंज विड्थ क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ किसका होगा बेटा, रेड का होगा। सबसे कम फ्रिंज विड्थ किसका होगा बेटा, वॉयलेट का होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से समझ में आ रहा है फर्स्ट फैक्टर से, ठीक है। तो पहली जो टर्म है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। सेकेंड टर्म क्या है वो भी क्लियर दिख रहा है, दैट इज कैपिटल डी। और कैपिटल डी क्या था बेटे, कैपिटल डी क्या था, प्लेन ऑफ स्लिट्स से स्क्रीन तक की दूरी, है ना। प्लेन ऑफ स्लिट्स से स्क्रीन तक की दूरी को हमने क्या बोला था, कैपिटल डी। तो उसके क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सेकेंड टर्म इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, प्लेन ऑफ स्लिट्स, ठीक है, प्लेन ऑफ स्लिट्स से दूरी। तो ये भी क्या दिख रहा है हमको, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। ओके, यहां से क्लियरली सीन है कि ये बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी है। दैट मीन्स कि फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है बेटे, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, दैट इज बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। इसका मतलब है बेटा कि अगर मैं स्क्रीन को और दूर ले जाऊंगा, है ना, स्क्रीन को स्लिट्स से और दूर ले जाऊंगा तो बीटा क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। और दूर ले जाऊंगा और बड़ा हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में। तो ग्रेटर डी मतलब वाइडर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ज्यादा फ्रिंज विड्थ आपको मिलेगा। तो ये भी पता चल गया आपको सेकेंड टर्म। तीसरा क्या दिख रहा है बेटा, स्मॉल डी। स्मॉल डी किसको माने थे, याद करो। तो स्मॉल डी हमने बोला था सेपरेशन बिटवीन दी स्लिट्स। तो जो दो स्लिट्स अपन यूज करते हैं उसके बीच की दूरी को हमने स्मॉल डी बोला था, है कि नहीं बच्चे। तो उस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो दिख रहा है बेटा वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो थर्ड टर्म इज दी सेपरेशन, ठीक है, दी सेपरेशन बिटवीन दी स्लिट्स, ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन दी स्लिट्स, जिसको हम स्मॉल डी से शो करते हैं। तो क्लियर है बेटा, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द separation between the slits, that is beta is inversely proportional to 1 by d. what does that mean बेटा, इसका मतलब जितना उनके बीच में, है ना, जितना उनके बीच में गैप कम होगा यानी d जितना स्मॉल होगा ये आपको फ्रिंज विड्थ उतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ग्रेटर फ्रिंज विड्थ, डी स्मॉल होगा तो बीटा बढ़ जाएगा यानी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा। तो ये तीन फैक्टर तो आपको दिख ही रहा है बेटा, नो डाउट। अब देखो फोर्थ फैक्टर, ठीक है, फोर्थ फैक्टर भी होता है। वो क्या है, अब मान लो बेटा आपने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, है ना, जिसमें कि स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल डी थी, स्लिट्स से स्क्रीन तक की दूरी कैपिटल डी थी, और हवा में, एयर में, है ना, उसका वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ मान लो लेमडा था। तो आपने देखा कि बीटा कितना आएगा, लेमडा डी बाई स्मॉल डी आएगा। बट अगर मैं इस सेटअप को किसी मीडियम में डुबो दूं, मतलब किसी लिक्विड में इमर्स कर दूं, ठीक है, यानी किसी दूसरे मीडियम में लेके जाऊं और वहां पर इस एक्सपेरिमेंट को वापस से परफॉर्म करूंगा, तो सोचो किस पर चेंज होगा, किस पर असर पड़ेगा बेटा।
कैपिटल डी उसमें कोई असर, हमने उसको कुछ चेंज नहीं किया, स्मॉल डी में भी कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन लेमडा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। एयर से किसी और मीडियम में जाओगे तो बेटा लेमडा चेंज होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा बेटा, लेमडा अपॉन म्यू हो जाएगा। तो इस वजह से आपका फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने जो YDSC का सेटअप है उसको एक बार एयर में परफॉर्म किया और सेम सेटअप को अब आप क्या कर रहे हो, किसी मीडियम में यूज कर रहे हो, तो वहां पर जो फ्रिंज विड्थ आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। और कितना डिफरेंट आएगा तो उस चीज को समझते हैं। तो क्या कह रहा हूं बेटा, दी जो चौथा फैक्टर हो गया, द मीडियम सराउंडिंग, द मीडियम सराउंडिंग दी, ठीक है बेटे, द मीडियम सराउंडिंग दी एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर इफ लैम्डा इक्वल टू क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, देन बीटा एयर में जो बीटा होगा वो कितना होगा बेटा, लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना, ठीक है, ओके। बट अगर हमने दूसरा मीडियम लिया, ठीक है, किसी दूसरे लिक्विड मीडियम में डुबो दिया तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। लेट दिस सेटअप इज यूज्ड इन another medium of refractive index mu, ठीक है। तो जो बीटा होगा बेटा, तो ये बीटा मीडियम बोल देता हूं मैं, है ना, बीटा मीडियम इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, कैपिटल डी, तो वो तो ज्योमेट्रिकल टर्म है बेटा, वो तो चेंज नहीं होगा। स्मॉल डी भी ज्योमेट्रिकल टर्म है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन लेमडा चेंज हो जाएगा। जब आप एयर से दूसरे मीडियम में जाते हो बेटा, तो लेमडा क्या हो जाता है, लेमडा अपॉन म्यू हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस बार जो लेमडा यूज करना पड़ेगा वो क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, लेमडा बाय म्यू, और बाकी चीजें तो सेम है, तो लेमडा डी और ये स्मॉल डी ये तो सेम है। तो बेटे आप एक चीज देखो, इसमें लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी क्या है, बीटा इन एयर है। तो देखो ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, बीटा इन एयर अपॉन म्यू, ठीक है। तो किसी मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव फ्रिंज विड्थ है वो एयर में फ्रिंज विड्थ का म्यू टाइम्स 1 अपॉन म्यू टाइम्स हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि दूसरे मीडियम में डालूंगा तो वहां पर उसका जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि म्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है ना बेटे, म्यू किसी भी मीडियम का 1 से बड़ा होता है। तो एयर की रिस्पेक्ट में किसी और मीडियम में ले जाऊंगा, ठीक है, तो आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि म्यू 1 से ज्यादा होता है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है आप देख पा रहे हो बेटा, मीडियम में जो फ्रिंज विड्थ है वो 1 अपॉन म्यू टाइम होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। तो क्लियर है ना क्या बोल रहा हूं मैं, fringe width in a medium is inversely proportional to refractive index of the medium। तो जिसका refractive index ज्यादा होगा वहां पर बीटा उतना कम होगा, यानी fringe width वहां पर उतना कम होगा। तो ये 4 फैक्टर हमको क्लियरली दिख रहे हैं जिसके ऊपर क्या होता है, फ्रिंज विड्थ डिपेंड करता है। ओके, आ गई कहानी समझ में। चलो नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं, और उस टॉपिक का नाम है बेटा एंगुलर विड्थ। क्या है, एंगुलर विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एक्चुअली मतलब फ्रिंजेस का एंगल के फॉर्म में विड्थ कितना होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। इसको अपन थीटा से शो करते हैं, इसको अपन थीटा से शो करते हैं। ये बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं, थीटा इक्वल्स टू बीटा अपॉन डी। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, थीटा इक्वल्स टू बीटा अपॉन डी। तो बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ है, और कैपिटल डी क्या है बेटा, आपको पता ही है, ठीक है। तो बीटा जैसा कि देखो आपको क्या आया था, लेमडा डी बाय स्मॉल डी आया था, और उसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा बेटा, लेमडा अपॉन स्मॉल डी बचेगा। तो दिस इज
एंगुलर विड्थ। तो हाउ टू डिफाइन एंगुलर विड्थ? तो इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ टू द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स टू द स्क्रीन। स्लिट से स्क्रीन तक की दूरी और फ्रिंज विड्थ की दूरी जो होती है उनका रेशियो क्या कहलाता है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाता है। ठीक है, तो लेट्स डिफाइन इट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीनियर फ्रिंज विड्थ बीटा टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, जिसको अपन कैपिटल डी कहते हैं। फिर दैट इज करके ये सारी चीजें लिख लेंगे। तो देयरफॉर जो एंगुलर विड्थ है वो आया बीटा बाई डी इक्वल्स टू लेमडा बाई डी। तो कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो टू फाइंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो अच्छे से समझ में आ रहा है ये सारी चीजें हमको दोनों, है ना, फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ दोनों चीजें अच्छे से समझ में आई। बेटे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की ओर। ठीक है, चलो देखें कहाँ है भाई, कुछ मिल जाए। हाँ चलो, एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। कहा जा रहा है बेटा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द स्लिट्स 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, बोलते हैं कि स्लिट्स जो है वो 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो बेटे ऑब्वियसली आपको स्मॉल डी दे दिया, 0.2 सेंटीमीटर, है ना, बोला स्लिट्स इतने सेंटीमीटर अपार्ट है तो स्मॉल डी दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि आर इल्यूमिनेटेड बाय येलो लाइट। इसमें जो लाइट यूज किया है उसका वेवलेंथ भी आपको दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी आपको लेमडा दे दिया गया है। और क्या दिया गया भाई, व्हाट वुड बी द फ्रिंज विड्थ ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। प्लेन ऑफ स्लिट्स से 1 मीटर अवे, यानी स्क्रीन की दूरी हो गई कितनी, 1 मीटर। तो कैपिटल डी भी मिल गया बेटा आपको, है ना, कैपिटल डी भी मिल गया। तो आपको चाहिए क्या, व्हाट विल बी द फ्रिंज, क्या चाहिए, व्हाट वुड बी द फ्रिंज विड्थ। तो व्हाट यू वांट, तो वो है फ्रिंज विड्थ। और क्या पूछ रहा है बेटा कि व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ द सिस्टम इज इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, तो बीटा इन वाटर चाहिए बेटा, बीटा इन वाटर चाहिए, जिसमें म्यू वाटर आपको गिवन है 4/3। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको गिवन है और ये दो चीजें आपको निकालनी है। तो कोई तकलीफ है क्या हमें बेटा, सारी चीजें तो गिवन है, सीधा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व, है ना। तो पहले बीटा देख लो बेटा, बीटा नॉर्मल बीटा यानी एयर में क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा डी बाय स्मॉल डी। सो हाउ मच इज लेमडा, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब बेटा 10⁻⁻10। कैपिटल डी क्या होता है 1 अपॉन स्मॉल डी कितना है बेटा 0.2 सेंटीमीटर। तो 0.2 सेंटी मतलब 10⁻²। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया बेटा देखो, हाँ, तो ये 10⁻, इसको हटा लो। ठीक है, इसको हटा लो, एक 0 आ गया, इसको हटा लो और 2 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितने बचे बेटे 4। ठीक है, 4, तो 2 से 3, तो आई थिंक ये आ रहा है 3 × 10⁻⁻4। सो दिस बीटा इज 3 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, मीटर के टर्म में करें तो 3 × 10⁻4 मीटर। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा 0.3 मिलीमीटर बोल सकते हैं। तो बीटा हियर इज 0.3 मिलीमीटर, किसमें बेटा
एयर मीडियम में, है ना। अब बोल रहा है कि मीडियम अगर मैं चेंज कर दूं, उसको वाटर में ले जाऊं, वाटर में ले जाऊं तो क्या होगा, तो निकाल सकते हो ना। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि किसी दूसरे मीडियम में जाएंगे एयर को छोड़ करके, तो वहां पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अपन सिंपली यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, बीटा वाटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, बीटा एयर अपॉन म्यू वाटर। तो बीटा एयर हमारे पास आया है 0.3 mm और म्यू वाटर है अपने पास 4/3। सो दिस 4/3 ना, यस। तो ये हो जा रहा है बेटा 0.9/4 mm, 0.9/4 mm। इसको हटा लो बेटा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया 2.25 mm/10, तो देयरफॉर 0.225 mm बीटा वाटर। तो देखो वाटर में क्या हो गया बेटा, कम हो गया, पहले 0.3 था, अब 0.225 mm हो गया। तो वेरी इजीली, है ना, इसको किया जा सकता है। ओके, गॉट दिस। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स। चलो भाई चलो, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। कह रहा है बेटे कि द स्लिट्स ऑफ द डबल स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। सो दिस टाइम लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे बोल रहा है बेटा the slit are 1 millimeter apart, slits are 1 millimeter apart, that means कि small d दे दिया 1 millimeter। what next, the slits are 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away, और स्क्रीन की दूरी कितनी है 1 मीटर, यानी कैपिटल D क्या है 1 मीटर है। ओके, what you want, calculate the angular position of 10th maxima in radian। ठीक है, calculate the angular position of 10th maxima in radian, of 10th maxima in रेडियन। ठीक है बेटे, ये पार्ट ए है, दिस इज पार्ट ए। चलो तो पहले इसको कर लेते हैं, कैलकुलेट द एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा इन रेडियन। ओके, अब आप देखो बेटा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को याद करो। तो ये स्लिट 1, ये स्लिट 2 है ना, और इधर स्क्रीन। ओके, तो स्क्रीन पर कोई पॉइंट पी ले लो। ठीक है, तो यहां से रेज ऐसे जाएंगे, यहां से रेज ऐसे जाएंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बनेगा। तो हमको क्या बोल रहा है, यहां पर क्या चाहिए 10th मैक्सिमा चाहिए, है ना, दिस इज 10th मैक्सिमा। ओके बेटा, क्या चाहिए आपको 10th मैक्सिमा चाहिए। तो आप सोचो बेटा 10th मैक्सिमा, है ना, तो मैक्सिमा का पोजीशन क्या था, है ना, वी नो दैट पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या आया था, y इक्वल्स टू n लैम्डा d बाय स्मॉल d। था कि नहीं बेटे, ये था कि नहीं, तो n लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो देखो इसमें n कितना चाहिए मुझे 10, तो 10 लैम्डा d बाय स्मॉल d, है ना, 10 लैम्डा d बाय स्मॉल d, ये हुआ हमारा y। ठीक, दिस इज y। ठीक है, तो y आ गया हमारे पास, और ये क्या होता है बेटा, कैपिटल D होता है। इसको एक और ऐसा खींच दूं तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। तो इसी थीटा को तो अपने को निकालना है, दिस इज द एंगुलर पोजीशन, है ना, दिस थीटा वी वांट। ठीक है, आगे कहानी समझ में। तो चूंकि आपको पता है सिंस ये थीटा अप्रोक्सीमेटली बहुत छोटा होता है, तो इसको आप tan थीटा के जैसे ट्रीट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा बेटा, y अपॉन कैपिटल D, है ना, y अपॉन कैपिटल D। तो देखो y अपॉन कैपिटल D, तो y कितना है आपके पास 10 लैम्डा d बाय स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। कैपिटल D कैंसिल हो गया, थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है 10 लैम्डा बाय स्मॉल d, है ना, 10 लैम्डा बाय स्मॉल d। तो कितना हो रहा है
10 लेमडा कितना है बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम 5000 एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻10 और स्मॉल डी की क्या होती है 10⁻3 तो ये 3 4 5 6 और 7 ठीक है तो ये कितना रह जाएगा बेटा 3 सो दिस इज 5 इंटू 10⁻3 है ना थीटा एसआई में क्या होता है बेटा रेडियन तो दिस इज द 5 इंटू 10⁻3 रेडियन ठीक है आ रही बात समझ में 5 इंटू 10⁻3 रेडियन करेक्ट ठीक है तो देखो हमने एंगुलर पोजीशन निकाल लिया बेटे कोई दिक्कत है इस तरीके से अपन कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है बेटा है ना इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है क्या है वो तरीका तो जैसा कि याद करो बेटा हमने पढ़ा था कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है इसको परपेंडिकुलर डाल लो ये d है तो ये क्या हो जाता था d cos थीटा एंड ये क्या हो जाता था बेटा d sin थीटा है ना एक्सपेरिमेंट को याद करो तो यही d sin थीटा क्या होता था बेटा पाथ डिफरेंस होता था तो ये d sin थीटा और आपको क्या चाहिए 10th मैक्सिमा चाहिए तो बताओ मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है बेटा n लेमडा है ना n लेमडा तो d sin थीटा शुड बी n लेमडा आपको n कौन सा चाहिए 10वां तो क्या कर लोगे बेटा 10 लेमडा तो d sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 10 लेमडा देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 लेमडा बाई d है ना बेटे और चूंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है तो थीटा इक्वल टू 10 लेमडा बाई स्मॉल d है ना इसको क्या यूज कर सकते हैं 10 लेमडा बाई स्मॉल d तो देखो वही चीज आया क्या सेम चीज आया है ना 10 लेमडा बाई स्मॉल d है ना इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगेन वी विल गेट द सेम रिजल्ट 5 इंटू 10⁻³ रेडियन तो दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ओके सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है सेपरेशन ऑफ द टू एडजेसेंट मिनिमा ध्यान से समझना है सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं सेपरेशन बिटवीन द टू एडजेसेंट मिनिमा दो आजू बाजू के मिनिमा के बीच की दूरी क्या होगी तो बेसिकली आप अगर ध्यान लगाओगे बेटा तो आपसे क्या पूछ रहा है फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है दो एडजेसेंट मिनिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा यानी दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं फ्रिंज विड्थ तो कहते हैं तो सेकेंड पार्ट में आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा है फ्रिंज विड्थ ही पूछा है फ्रिंज विड्थ कितना होता है लेमडा d बाय स्मॉल d सो यू हैव टू सिंपली सॉल्व लेमडा इज 5000 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 capital D is 1 and small d is 10⁻3 तो 3 और 3 6 ये हो गया -4 so this is 5 into 10⁻4 मीटर बीटा इक्वल टू या 0.5 मिलीमीटर आई थिंक है बीटा इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर व्हाट दिस वेरी करेक्ट चलो देखें और कोई एग्जांपल अब क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट एग्जांपल ये कह रहा है हमें कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इनसाइड वाटर ठीक है पहले किस में परफॉर्म किया वाटर में परफॉर्म किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 4/3 तो म्यू वाटर इज 4/3 और बोला जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज 6 into 10⁻14 हर्ट्ज ठीक है f जो है वो है 6 into 10⁻14 हर्ट्ज इफ द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.2 mm तो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन यानी स्मॉल d इज 0.2 मिलीमीटर ओके एंड द स्क्रीन केप्ट 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स से स्क्रीन तक की दूरी यानी कैपिटल D इज 1 मीटर find the fringe width using the same setup what will be the fringe width if the experiment is performed in air तो अभी आपसे पूछ रहा है कि fringe width क्या होगा यानी बीटा वाटर क्या होगा और फिर बोलता है कि बीटा एयर क्या होगा ठीक है एयर में फ्रिंज विड्थ वाटर में फ्रिंज विड्थ दोनों चीजें पूछा गया आपसे क्लियर है मेरी कहानी बच्चों ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे अपन ना चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका तो चूंकि आपको पता है बच्चे सिंस v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा f लेमडा
है ना, b इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लेमडा, याद है ना बच्चों। तो लाइट, अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, v, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है, और लेमडा जो आएगा वो किस में आएगा, एयर में आएगा। देयरफॉर लेमडा एयर इज c अपॉन f, एंड c हियर इज 3 into 10 raised to 8 and f is 6 into 10 raised to 11, सॉरी 14। ठीक है, तो देखो क्या आ जा रहा है हमारे पास, 3 2 6, तो 1/2, और ये हो जाएगा बेटा 8 6 14, तो 10 रेज टू -6 हो जा रहा है ना बेटे, क्या हो जा रहा है, 10 रेज टू -6। अगर मैं यहाँ 10 कर दूं तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 7, ठीक है, तो ये हो जा रहा है 5, तो ये आ जा रहा है 5 into 10 रेज टू -7 मीटर लेमडा एयर। ठीक है, तो चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, बीटा एयर निकाल लेते हैं। तो बीटा एयर क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा डी बाय स्मॉल डी। सो लेमडा एयर कितना आया है, 5 into 10 रेज टू -7, कैपिटल डी क्या है 1, और स्मॉल डी क्या है 0.2 into 10 रेज टू -3। तो ये हो जाएगा बेटा -4 से ये रह जाएगा -3। ठीक है, तो 5/2 into 10 रेज टू -3, दैट इज 2.5 मिलीमीटर। बीटा एयर इज 2.5 मिलीमीटर। ओके, सिमिलरली देयरफॉर बीटा वाटर क्या हो जाएगा बेटा, बीटा वाटर हो जाएगा बीटा एयर अपॉन म्यू, दैट इज 2.5 मिलीमीटर अपॉन म्यू इज 4/3। सॉल्व दिस, तो 7.5 अपॉन 4 मिलीमीटर, तो 75, 5 से 15, और ये 8, तो 15/8 मिलीमीटर। ठीक है, तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, बीटा वाटर देखें, चेक करें, तो 1.87 करेक्ट है, और बीटा एयर आ रहा है 2.5 करेक्ट। आ गई मेरी बात समझ में बच्चों। तो बहुत ही आसानी से हम इन ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और अक्सर ऐसे 1-2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको 1-2 मिल जाते हैं एग्जाम में। चलो भाई, यहाँ तक की तो कहानी समझ में आई अपने को। और कुछ एग्जांपल्स लेना है, चलो बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं ना बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक लिया जाए कि और एक आध एग्जांपल देखा जाए। चलो कोई बात नहीं। तो हमने अभी तक क्या सीखा बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, उसका मकसद क्या था, मतलब उसका टारगेट क्या था, है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि उसमें जो एक पैटर्न मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, उस इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं, डार्क फ्रिंजेस होते हैं, है ना, उनकी एक निश्चित विड्थ होती है ना, फिक्स विड्थ होती है, उसको हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखा। अब देखो बेटा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें स्क्रीन पर मिल रहा है वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न हो। अच्छा, ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, इसको समझते हैं। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है बेटा कि जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन उस पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर मान लो क्या हुआ, इतना दूर क्या है, डार्क है, तो फिर इतना दूर तक क्या है बेटा, ब्राइट है, फिर ये क्या है, डार्क है, फिर ये ब्राइट है, फिर इधर डार्क है, फिर ये ब्राइट है, फिर इधर डार्क है। तो ऐसा डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, सॉरी डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क, इस तरीके का पैटर्न मिलता है। ठीक है, आपको आ रही कहानी समझ में आपको। ओके, तो देखो ये ब्राइट से ब्राइट के बीच का, तो ये डार्क मिल जाएगा, है ब्राइट से ब्राइट के बीच, डार्क से डार्क के बीच का, तो ब्राइट का मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रिंज विड्थ निकाला करते हो, है ना बेटे।
तो देखो, अगर मान लो ये जो विड्थ है ना, विड्थ है वो पर्याप्त ऐसे अच्छी खासी इसकी विड्थ हो। अभी आप जनरली क्या देख रहे हो कि विड्थ जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो देखो मिलीमीटर में ऐसा आ रहा है ना, मिलीमीटर की रेंज का आ रहा है, तो बहुत छोटी है वो ऑलरेडी, है ना, वो बहुत ऑलरेडी छोटी है। तो उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा कि नहीं, इसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम क्या चाहेंगे कि अगर हम अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर पाए, इस इंटरफेरेंस पैटर्न को हम अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, उसके लिए क्या जरूरी है, ये जो फ्रिंजेस हैं, ये जो फ्रिंजेस बन रहे हैं वाइट वाले डार्क वाले, है ना, तो ये अगर प्रॉपर दिखाई दे, अगर बड़े बड़े दिखाई दे, वेल सेपरेटेड दिखाई दे, वेल रिजॉल्व दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे, है ना, अच्छा कंट्रास्ट हो, ब्राइट वाला एकदम पूरा चमकदार हो, पूरा ब्राइट हो, डार्क वाला कंप्लीटली डार्क हो, है ना, मतलब उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो, तब जो है ना वो इंटरफेरेंस एकदम मस्त अच्छे से ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न होगा आपके लिए, ठीक है, वो अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाएगा। उसको स्टडी करना, उसको ऑब्जर्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो इंटरफेरेंस पैटर्न होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो गुड कंट्रास्ट, जब मैं गुड कंट्रास्ट कहता हूं तो इसका मतलब होता है बेटा ब्राइट वाला पूरा ब्राइट और डार्क वाला कंप्लीटली डार्क, ठीक है। तो गुड कंट्रास्ट, वेल रिजॉल्व्ड, ठीक है। और जब मैं वेल रिजॉल्व्ड कहता हूँ, रिजॉल्व्ड मतलब याद करो रिजोल्यूशन, पावर ऑफ रिजोल्यूशन, तो उसमें क्या पढ़ते थे हम लोग कि वेल रिजॉल्व्ड वो होता है जिसमें इमेजेस जो है पूरी तरीके से सेपरेट दिखता है, उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर भी डार्क और ब्राइट जो है वो पूरी तरीके से अलग अलग सेपरेटली डिस्टिंक्टली हमें दिखाई दे, वो उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो गुड कंट्रास्ट, वेल रिजॉल्व्ड फ्रिंजेस पैटर्न is called sustained interference pattern, ठीक है। ओके, ये इसको ऑब्जर्व करना, इसको स्टडी करना, इसको मेजर करना, ये सारी चीजें क्या होती है, आसान होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। अब सवाल उठता है कि हमें कैसे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, है ना, हाउ वी विल गेट द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी, है ना, अगर आप वो शर्तें पूरी करते हैं तो आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो हम कहते हैं बेटा कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSC, ये YDSC एक्सपेरिमेंट में सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहली जो जरूरी चीज है कि जो हमारे सोर्सेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट। तो सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, ठीक है बेटा, सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ, सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। और दूसरी चीज जो है कि उनके बीच का जो इनिशियल फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। तीसरी कंडीशन है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ मस्ट बी इक्वल, ठीक है। चौथी चीज है कि उनका जो एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का वो भी क्या होना चाहिए, सेम, एम्पलीट्यूड मस्ट बी इक्वल, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिफ्थ है बेटा
फिफ्थ है लाइट को जो है ना वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, ठीक है, लाइट वेव्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक, ओके, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। सिक्स्थ, और क्या बेटा, स्मॉल डी जो है ना, स्मॉल डी यानी सेपरेशन बिटवीन दी स्लिट्स, वो क्या होना चाहिए, कम, तब आपको फ्रिंज विड्थ क्या मिलेगा बेटा, चौड़ा, ठीक है। सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, ठीक है, स्मॉल डी शुड बी स्मॉल, ठीक है। सेवेंथ, और कैपिटल डी यानी स्लिट से स्क्रीन तक की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज, कैपिटल डी को क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको फ्रिंज का जो विड्थ मिलेगा वो लार्ज मिलेगा, तो आपको बेटर वो मिलेगा। प्लस आगे चल करके एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बेटे, है ना, आगे चल करके एक टॉपिक पढ़ेंगे पोलराइजेशन। तो यहाँ पर जो पोलराइजेशन होना चाहिए वो दोनों, अगर पोलराइज्ड वेव है तो दोनों का पोलराइजेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकेंड मतलब 8, both should be polarized in same plane। और 9वीं चीज है, जो दोनों वेव हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलने चाहिए, both waves should travel in same direction, है ना, दोनों वेव चल करके आएंगे ना भाई, दोनों वेव चल करके आएंगे और एक पॉइंट पर टकराएंगे, एक पॉइंट पर मिलेंगे, तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तब ना मिलेगा, ठीक है। तो बोथ वेव शुड ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। तो ये कुछ कंडीशंस है बेटा जिससे कि आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सकता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सकता है। अच्छी क्वालिटी का इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने से क्या होता है कि उसकी स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया जाए, नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो जैसा कि हमने देखा कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, है ना, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या था बेटा, y इक्वल्स टू एल लेमडा डी बाय स्मॉल डी, एंड पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए y इक्वल्स टू क्या था बेटा, 2m माइनस 1 लेमडा डी बाय 2d, है ना, ये सेकंड था, तो ये केसेस थे। तो इसमें जो n है, n क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ मैक्सिमा या नंबर ऑफ मिनिमा, है ना। इस केस में n को हम लोग क्या लिया करते थे, n इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। इस केस में n क्या लेते थे, 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 है यानी n है, वो क्या शो कर रहा है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। तो 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, तो कितना हाईएस्ट कितना आ सकता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा क्या होगा, इस चीज को निकालना है। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो सकते हैं वो चीज हमें देखना है। तो चलो समझते हैं इस चीज को। तो इसमें केस 1 पहली चीज देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा क्या होगा। फर्स्ट केस इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा।
क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। ठीक है बेटा, तो आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, लेमडा बाय डी करना है। क्या करना है बेटा, लेमडा बाय डी, और इसको इस तरीके से बंद कर देना है। दिस इज एन मैक्स, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अब लेमडा क्या है आपको पता ही है ना बेटे, लेमडा क्या है पता है आपको, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। स्मॉल डी भी पता है क्या, यस स्मॉल डी भी पता है क्या है, सेपरेशन बिटवीन दी स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन दी स्लिट्स, बिटवीन दी स्लिट्स। ओके, और ये जो ऐसा हमने बनाया है, ठीक है, दिस, इसको कहते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। मतलब अगर डेसिमल पॉइंट्स में आए, है ना, पॉइंट्स में आए, तो आपको क्या करना है, उसका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना है। जैसे कि मान लो 3 पॉइंट, इसको सॉल्व किया और मुझे 3.5 आया, तो व्हाट यू हैव टू टेक 3 ओनली। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया, मान लो 3.7 आया, 3.9 आया, तो व्हाट वी हैव टू टेक 3 ओनली, मींस उसका इंटीग्रल पार्ट बस लेना है। क्लियर है, तो ये इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एन मैक्स निकाल सकते हैं, यानी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा निकाल सकते हैं। अब जब हमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम मिल गया, मतलब एन मैक्सिमम कितना होगा वो पता चल गया। ठीक है बेटे, तो अगर मान लो 4 आया, तो मतलब चारवें फोर्थ मैक्सिमा तक बनेगा, ऐसा फोर्थ मैक्सिमम तक बनेगा। तो उसके पहले तो और मैक्सिमम है ना बेटे, है ना, उसके पहले और मैक्सिमम है। तो अब अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेंगे, तो क्या करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर निकालना है तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मान लो मैं बोलूं कि एन, ऐसा सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाए, है ना, ऐसा सॉल्व करने के बाद मान लो आए मेरे पास 3। ठीक है, एन मैक्स क्या आया 3, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया बेटा 3। तो जैसा कि आप देखो, स्क्रीन देखो, तो यहाँ पर क्या बनता था बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ऐसा बन जाएगा। अच्छा, और क्या होता है बेटा, सिर्फ एक साइड नहीं बनता है, दोनों साइड बनते हैं। तो सेम पैटर्न इस तरफ भी बनेगा, 1 2 एंड 3, है ना, ऐसे। तो देखो टोटल कितने हो गए बेटा, 3 इधर 3 इधर, 6 और 1 7। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ, जब आपका एन मैक्स कितना आया, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा 3 आया, तो आपके पास नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हुए, मतलब नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स कितने हुए, 7 हुए। तो इसको अगर आप इसको फॉर्मूले में बनाओ तो ये हो जाता है 2 टाइम्स एन मैक्स प्लस 1। ठीक है, 2 टाइम्स एन मैक्स प्लस 1। तो जितना भी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 करो, इतने क्या बन जाएंगे बेटे, नंबर ऑफ मैक्सिमा बन जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्योरी। ओके, आगे बढ़ते हैं केस 2 पर। ओके, केस 2 पर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा अगर पता करना हो, मिनिमम फॉर्म हो रहा है मान लो, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितने बड़ा, है ना, कितना बड़ा ऑर्डर ऑफ मिनिमा बनेगा। ठीक है, तो केस 2, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है बेटा, एन मैक्स दिस टाइम। ठीक है, मिनिमा वाला मैक्स, मिनिमम का हाईएस्ट ऑर्डर, तो एन मैक्स जो है के लिए आपको लेमडा बाई डी ना, लेमडा बाई डी प्लस 1/2 करना है। ठीक है बेटे, लेमडा बाई डी प्लस 1/2 करना है। ओके, अगेन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेमडा बाई डी प्लस हाफ। This time you have to use lambda by d plus half और greatest integer। अगेन लेमडा का वैल्यू, लेमडा क्या है वो समझ आ रहा है, डी क्या है समझ आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा, है ना, उसमें मान लो 3.5 आता है, 3.2 आता है, तो आपको क्या लेना है, 3 लेना है। एन की वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेनी है। ठीक है, तो अब देखो आप बेटे, अगर पैटर्न देखो तो ये होता है बेटा सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के, है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा है,
तो इधर फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा ऐसा बनेगा। अगर मान लो 4 आया तो 1 2 3 4 इधर बनेंगे। सिमिलरली 4 क्या होंगे बेटा, इधर बनेंगे। तो इसमें क्या होता है, चूंकि सेंटर नहीं आता है तो इधर 4 और इधर 4, तो इसके क्या हो जाएंगे, सिंपली डबल हो जाएंगे। तो इस केस में जो नंबर ऑफ मिनिमा निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा, सिंपली 2 टाइम्स एन मैक्स हो। ठीक है, मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा की केस में 2 टाइम्स एन मैक्स हो जाएगा। तो वहां पर था लेमडा बाई डी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा के लिए, और हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा के लिए क्या करेंगे बेटा, लेमडा बाई डी प्लस हाफ कर देंगे। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल लेकर के इसको समझेंगे बेटे, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक आध एग्जांपल। चलो सी दिस। इन अ YDSC कैपिटल D इक्वल्स टू 1 मीटर, है ना। YDSC में कैपिटल D आपको दिया हुआ है 1 मीटर, और बोला जा रहा है स्मॉल d इज 1 मिलीमीटर, स्मॉल d 1 मिलीमीटर, और बोला जा रहा है लेमडा इज हाफ मीटर, लेमडा इज हाफ। ठीक है, लेमडा इज हाफ। ओके, अब देखो मैंने कुछ बढ़ किया। मैंने क्या लिखा है बच्चों आप लोगों को, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। अगर देखो मैंने कुछ मिस्टेक किया हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना। एन मैक्स जो है, ठीक है, एन मैक्स वो होगा डी बाई लेमडा, यही लिखा है क्या मैंने, शायद आई थिंक मैंने उल्टा लिखा दिया, इसको ध्यान रखना। डी बाई लेमडा होगा एन मैक्स, मैक्सिम हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा के लिए, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा के लिए ये यूज करना है, और एन मैक्स डी बाय लेमडा प्लस हाफ यूज करना है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा के लिए, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा। ठीक है, डी बाय लेमडा ये यूज करना। आई थिंक लेमडा बाय डी लिखा दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेना। ओके, तो देखो बेटे इसमें क्या हो जा रहा है क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, कैपिटल डी 1 मीटर, डी दे दिया, लेमडा दे दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the first and central maxima on the screen। ठीक है, तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेटे जैसे कि देखो आप, ये सोर्स 1, स्लिट 2, ठीक है, और ये हो गया आपका स्क्रीन। तो ये आपका क्या हो जाता है बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा हो जाता है। सेंट्रल मैक्सिमा से कहां तक की दूरी चाहिए बेटा, फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा। आगे मेरी बात समझ में आपको? ओके, तो आपको पता है, क्या पता है कि मान लो ये डिस्टेंस कितना है, y, विच वी हैव टू फाइंड, है ना, ये y ही तो पता करना है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा। अब आपको अच्छे से पता है बेटा कि डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होता था, d साइन थीटा होता था, है ना। डेल एक्स पाथ डिफरेंस क्या होता था, d साइन थीटा। और आपको क्या चाहिए, फर्स्ट मैक्सिमा, है ना, क्योंकि d पाथ डिफरेंस क्या होता था, n लेमडा, तो n इक्वल टू फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या रखना पड़ेगा, 1। तो हियर d sin थीटा शुड बी इक्वल टू क्या बेटे, लेमडा।
तो देयरफॉर साइन थीटा साइन थीटा क्या होना चाहिए, लेमडा बाई डी होना चाहिए। लेमडा देखो कितना है 1/2, डी कितना है 1, तो दिस इज 1/2, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या है बेटा 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर जो आपका थीटा आएगा, है ना, ये जो इस तरीके से आपका पहुंचेगा वो कितना आएगा बेटा 30 डिग्री आएगा। आगे मेरी बात समझ में। और ये चीज क्या होता है बेटा कैपिटल डी, दिस इज कैपिटल डी। तो बताओ बेटा 30, ये y और d में क्या रिलेशन होगा, tan वाला, देयरफॉर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन कैपिटल D। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो गया बेटा 1/√3 इक्वल्स टू y अपॉन कैपिटल D, देयरफॉर y इक्वल्स टू d/√3। ठीक है, तो d कितना है आपका 1 मीटर, सो दिस इज 1/√3 मीटर। तो उनके बीच की जो दूरी होगी क्या होगी 1/√3 मीटर होगा। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अब पूछ रहा है आपसे कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और कितने नंबर ऑफ मिनिमा स्क्रीन पर बनेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, find the number of maxima and minima on the screen। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग पता करते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमा। नंबर ऑफ मैक्सिमा पता करने के लिए आपको हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा चाहिए, और हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा क्या था बेटा d अपॉन लेमडा का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो d कितना है 1 और ये कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। फिर आपने नंबर ऑफ मैक्सिमा के लिए क्या फॉर्मूला देखा था बेटा 2 टाइम्स n max प्लस 1, तो 2 टाइम्स 2 प्लस 1 दिस इज 5। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा जो बनेगा वो है 5। क्लियर है। अब देखो नंबर ऑफ मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मिनिमा के लिए जो करना पड़ेगा वो है, इसके लिए भी n max यानी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा ढूंढना पड़ेगा। क्या था बेटा d/λ प्लस हाफ। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो d/λ हमारा चूंकि आ चुका है 2, तो 2 प्लस हाफ दैट इज 2.5। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा 2 ही होगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 ही होगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मिनिमा क्या होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ मिनिमा इज सिंपली 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स 2 दैट इज 4। तो कितने मैक्सिमा 5, कितने मिनिमा 4। ठीक है, लेट्स सी द आंसर, है ना 5 एंड 4 करेक्ट। ठीक है, 5 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है आपको। चलो भाई, तो ये कहानी हमें समझ में आ गया। ओके, चलो बात करते हैं अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इन YDSE। ठीक है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इन YDSE। तो चलो बेटे तो चलो देखो यहां पर इस पर हमने क्या लिया है पाथ डिफरेंस। इस पर हमने क्या लिया है पाथ डिफरेंस लिया है, या फेज डिफरेंस, या फेज डिफरेंस, या फिर आप वो ले सकते हो, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस लिया था हमने उस चीज को ले सकते हैं। तो ये क्या है बेटा 0। तो जहां पर 0 था वहां पर क्या होता था सेंट्रल मैक्सिमा बनता था, यानी वहां पर इंटेंसिटी क्या रहेगी मैक्सिमम रहेगी। फिर क्या ले लूं मैं λ/2, λ
3 लेमडा बाई 2, 2 लेमडा, 5 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा, 7 लेमडा बाई 2, 4 लेमडा एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ भी होगा बेटा, माइनस लेमडा बाई 2, माइनस लेमडा, माइनस 3 लेमडा बाई 2, माइनस 2 लेमडा, माइनस 5 लेमडा बाई 2, माइनस माइनस 3 लेमडा, माइनस 7 लेमडा बाई 2, माइनस 4 लेमडा, इस तरीके से। क्लियर है? तो बेटे क्या होता है, आपको पता है लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, जहां जहां ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं, ऑड मल्टीपल पर क्या होता है बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर इंटेंसिटी क्या हो जाता है, 0। तो यहां पर इंटेंसिटी क्या होगा, 0 0 0 0। ठीक है, सिमिलरली इधर 0 0 0 0, ऐसा। ओके, और जो लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा यानी n लेमडा वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो वहां क्या बनता है, मैक्सिमा। तो वहां पर क्या आएंगे, मैक्सिमा आएंगे, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर ठीक है, तो इधर क्या बनेंगे, मैक्सिमा। ओके, तो चलो इसको ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। ये क्या है बेटा, आई मैक्स है, और ये क्या है, आई मीन है, यानी 0। इसी को अगर मैं फेज डिफरेंस के टर्म में बोलूंगा तो बेटा, फेज डिफरेंस के टर्म में, तो ये हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑड मल्टीपल, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 5 पाई, माइनस 6 पाई, माइनस 7 पाई, माइनस 8 पाई। ये देखो पाथ डिफरेंस के बेसिस पर हो गया, है ना। और अगर मैं y के बेसिस पर करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा डी बाई 2d, ये हो जाएगा लेमडा डी बाई डी, ये 3 लेमडा डी बाई 2d और 2 लेमडा डी बाई, तो इस तरीके से आप इसको y के बेसिस पर अरेंज कर सकते हो। तो दिस इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इन YDSE। ठीक है, दिस इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इन YDSE। आ रही कहानी समझ में? ठीक है बेटे, तो चलो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल फिर और कुछ नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।